हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्लास में डीएनए का स्ट्रक्चर किया था, जो डबल हेलिक्स मॉडल है गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। उसके बाद एक टॉपिक आपकी बुक्स में ये भी है, दैट इज़ पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, है ना। डीएनए का स्ट्रक्चर किया हमने और हमने कहा कि वो हेलिकली कॉइल्ड होता है इस तरह से, राइट। लेकिन फिर क्या है आगे कि ये जो हमने स्ट्रक्चर किया था, इसमें अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि एक टर्न जो है इसका, एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं और उसकी लेंथ होती है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग्स, यानी कि दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी हुई, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। सो उस हिसाब से साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि हमारे डीएनए में होते कितने बेस पेयर्स हैं। टोटल बेस पेयर्स कितने होते हैं हमारे, लगभग ये देखिए 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स, है ना। इतने बेस पेयर्स होते हैं। और जैसा हमने कहा कि दो बेस पेयर की दूरी 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग्स है, तो ये है ना 0.34 इंटू 10⁻⁹, इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर दें अगर हम मल्टीप्लाई करके, तो वो आता है 2.2 मीटर्स। यानी हमारे डीएनए की एक सेल के अंदर जो डीएनए है उसकी टोटल लेंथ जो है वो इतने मीटर आती है। 2 मीटर से भी लंबा होता है डीएनए। तो आप सोचिए कि इतना लंबा डीएनए एक छोटे से सेल में कैसे पैक्ड रहता है उसके न्यूक्लियस में, राइट। तो वही है, इस टॉपिक में वही समझाया गया है कि ये जो डीएनए है ये कैसे पैक कैसे होता है इतनी छोटी सी जगह में, ठीक है। उसके लिए पहले तो इन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे बैक्टीरिया का लिया है, दैट इज़ ई कोलाई, जो कि एक प्रोकैरियोट है। और प्रोकैरियोट्स में आपको पता है कि उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, है ना, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, और जो क्रोमोसोम है उनका वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा होता है विदाउट एनी मेम्ब्रेन, तो उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं ना उस केस में। तो होता क्या है वहाँ पर भी, वो जो डीएनए है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है कि डीएनए के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, तो वो फिर जो प्रोटीन्स होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं, नेचुरली नेगेटिव पॉजिटिव वो अट्रैक्ट करते हैं, तो उसके साथ वो जुड़ा होता है। और उसकी मदद से, मतलब वो न्यूक्लियोइड, फिर हम जिसको न्यूक्लियोइड वर्ड देते हैं ना, उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम प्लस प्रोटीन्स, ठीक है। सो प्रोकैरियोट्स में तो सिंपल है, वहाँ पे तो एक ही क्रोमोसोम होता है, वैसे भी सर्कुलर होता है वो, एंड इट लाइज इन द साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें, जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो यूकैरियोट्स में ये देखा गया है कि देयर आर स्पेशल प्रोटीन्स। डीएनए जो है, जैसे अभी मैंने कहा, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो किसके साथ कंबाइन करता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स के साथ, और इन प्रोटीन्स को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। हिस्टोन्स जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूक्लियस में ही मिलेंगी डीएनए के साथ, और कहीं नहीं मिलती हैं ये प्रोटीन्स, ठीक है ना। सो हिस्टोन्स की खासियत क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज तो हैं ही ये, लेकिन किस वजह से हैं, बिकॉज इनमें कौन से अमीनो एसिड्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, दैट इज़ लाइसीन एंड आर्जिनिन। ये दो अमीनो एसिड्स जो हैं ये बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, और ये ज़्यादा होते हैं इन प्रोटीन्स में। हिस्टोन प्रोटीन्स में आपको ये दो अमीनो एसिड्स जो हैं ये ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, तो इसलिए ओवरऑल ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं। तो अब देखो डीएनए कैसे पैक होता है इन हिस्टोन्स की मदद से। उसके लिए होता क्या है कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये इसके 8 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 8 मॉलिक्यूल्स इकट्ठा मिलकर एक क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर, है ना। ऑक्टा मीन्स 8। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें, अब ये जो बॉल देख रहे हो आप, ग्रीन कलर का बॉल, ये वो एक्चुअली वही है, हिस्टोन्स हैं ये। 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। सो दिस इज़ द हिस्टोन ऑक्टामर। और जो डीएनए है वो इसके अराउंड इस तरह से, ये देखिए, कॉयल हो जाता है, ठीक है। डीएनए हमने अभी देखा 2.2 मीटर्स लंबा है, तो ऐसे एक ऑक्टामर के अराउंड वो ऐसे कॉयल कर जाएगा। नेक्स्ट एक और ऑक्टामर होगा तो आगे उसके ऊपर कॉयल कर जाएगा। तो ये जो ऑक्टामर है हिस्टोन का, प्लस इसके ऊपर जो डीएनए ने एक मतलब
कॉयल किया है इसके अराउंड, तो ये जो स्ट्रक्चर बन गई ना, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, राइट। एंड नेचुरली अब पूरा डीएनए नहीं यहाँ लिपट नहीं जाएगा यहाँ पर, वो सिर्फ मतलब उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे कॉयल होगा, बाकी आगे जाकर जैसे मैंने कहा ये दूसरे ऑक्टामर के अराउंड फिर से कॉयल होगा, आगे जाकर फिर ऐसे न्यूक्लियोसोम्स बहुत सारे बनते जाते हैं, जो कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो। ये एक्चुअल फ़ोटो है उसकी, है ना, डीएनए की, जिसमें छोटे छोटे बीच में आपको बीड्स दिख रहे हैं ना, बीड्स होते हैं मोती, मोती जैसे जो दिख रहे हैं, तो ये न्यूक्लियोसोम्स ही हैं, यही वाले, ठीक है। ये सारे प्रोटीन ऑक्टामर्स हैं जिनके अराउंड डीएनए कॉयल हुआ है, और ऐसे करते करते कॉयल होता जाता है वो, तो आपको इस ढंग का दिखता है, दैट इज़ बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ऐसे लगता है जैसे मोती की माला हो, राइट। सो पहले तो इस तरह से वो हिस्टोन के साथ, ऑक्टामर्स के साथ कॉयल करता है डीएनए, और एक एक इसको, एक एक बीड को, एक एक मोती जो है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम, है ना। उसके अलावा लेकिन अभी भी क्या है, ये धागे की तरह लंबाई है ना ये, दिस इज़ कॉल्ड क्रोमेटिन, आप इसको कह सकते हो अब, ठीक है। क्रोमेटिन जो है आप कह लीजिए, न्यूक्लियोसोम्स दे कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस नोन एज क्रोमेटिन, जो कि कैसा होता है, थ्रेड लाइक, है ना, कलर्ड बॉडी सीन इन द न्यूक्लियस। तो बस ये न्यूक्लियस में धागे की तरह जो स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, इनको क्रोमेटिन मटेरियल हम कह देते हैं। और है क्या ये, अभी मैंने आपको कहा ये डीएनए है जो न्यूक्लियोसोम्स के साथ अटैच्ड है, तो इसको हम क्रोमेटिन कह रहे हैं। और यही क्रोमेटिन आगे जाकर जब सेल डिवाइड करता है, तो उस टाइम ये क्या करेगा, हाईली कॉयल, और ज़्यादा कॉयल हो जाएगा। उसमें कई एक्चुअली फैक्टर्स वो होते हैं, डिहाइड्रेशन भी उनमें से एक होता है। तो जैसे मान लो ये सीधा इस तरह से क्रोमेटिन फाइबर है, लेकिन उस टाइम क्या होगा, मेटाफेज के टाइम खास तौर से इस तरह से वो हाईली 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 कॉइल्ड होके ऐसी स्ट्रक्चर्स बना देता है, स्ट्रेट रॉड शेप स्ट्रक्चर्स, तो तब हम उनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। फिर अगर वो खुल जाए तो वो ऐसे धागे की तरह है, लेकिन वो हाईली कॉइल्ड होता है, तो उसको फिर क्रोमोसोम वर्ड दे दिया जाता है, ठीक है। सो क्रोमोसोम भी क्या हुआ, मतलब हाईली कॉइल्ड क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन क्या है, उसमें आपको बता दिया डीएनए ही है, जो कि हिस्टोन ऑक्टामर्स के अराउंड कॉइल हुआ है, ठीक है। सो ये तो हुई बात क्रोमोसोम्स की, कैसे बनते हैं वो, है ना। और इसमें आपने हिस्टोन प्रोटीन्स खास तौर से याद रखनी है, ये हमेशा डीएनए के साथ एसोसिएटेड मिलती हैं। इसके अलावा और भी अगर हाई लेवल पे और ज़्यादा कॉइलिंग जो है डीएनए की, उसमें और भी प्रोटीन्स मदद करती हैं, उनको फिर हम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कह देते हैं, ठीक है। लेकिन मेन तो हिस्टोन ही है। और फिर आगे देखिए, आगे दो वर्ड्स और आ रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, दैट इज़ यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। अब ये क्या चीज़ है, क्रोमेटिन आपको अभी बताया ना, तो क्रोमेटिन जो है फाइबर्स की तरह हैं हमने कहा, और वो कॉयल होते हैं ना, और ज़्यादा कॉयल होते हैं टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। तो बस वो कॉइलिंग के टाइम अगर बहुत हाईली थिकली कॉइल्ड है, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। और अगर वो लूजली पैक्ड है तो उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन, ठीक है। जहाँ जहाँ लूज़ पैकिंग है वो यूक्रोमेटिन है, और जहाँ जहाँ बिल्कुल टाइट पैकिंग है उसको हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। और इन दोनों का दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आता है कि जब हम स्टेन करते हैं इसको, यानी कि डाई डाल के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना होता है ना कि रंग आ जाए इसमें, तो ये बहुत लाइटली स्टेन होता है, जबकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा रंग जो है ले लेता है, ये डार्कली स्टेन्ड होता है। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि यूक्रोमेटिन जो लूजली पैक्ड है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। कहने का मतलब उसमें से ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो इस हिस्से में ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होती है, इस हिस्से में कम होती है, ठीक है ना। ये हिस्सा आपका ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, जबकि ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, राइट। तो इस हिस्से में कहने का मतलब ये हिस्सा खुलेगा डीएनए का, और यहाँ पर डीएनए से आरएनए बनता है ना। इस हिस्से में नहीं होता है ये काम, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ नहीं होती है। तो 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपके इन दोनों के बीच में भी बन गए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और जो पॉइंट हमने
यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया था वो ये था कि डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, है ना, ये तो हमने कर लिया था कि डीएनए और आरएनए में से अगर हम देखें तो कौन जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करता है ना। उसके लिए आपको ये 4 पॉइंट्स बताए थे कि जो भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करेगा उसमें ये 4 खूबियाँ होनी चाहिए, है ना। वो अपनी कॉपी बना सके, दूसरा है वो स्टेबल होना चाहिए, है ना। थर्ड वॉज कि उसमें कोई ना कोई चेंजेस धीरे धीरे आनी चाहिए क्योंकि वो एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी होती हैं। और चौथा था कि इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, राइट। तो हमने कहा था ये चारों चीज़ें हमें डीएनए में मिलती हैं, ठीक है। आरएनए जो है, आरएनए में भी कुछ एक चीज़ें तो इसमें से लागू होती हैं, लेकिन स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो आरएनए की कम होती है, डीएनए इज़ मोर स्टेबल, राइट। बट अगर आपसे कोई पूछे कि जब लाइफ इवॉल्व हुई थी अर्थ के ऊपर, है ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिनेट जब हुई थी लाइफ, तो सबसे पहले आरएनए बना होगा या डीएनए बना होगा, है ना। तो उसका आंसर जो है दैट इज़ आरएनए, राइट। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। पहले क्या था कि जब लाइफ ओरिजिनेट हुई है तो पहला सेल जो है आपको कहा था वो प्रोकैरियोटिक टाइप का रहा होगा, धीरे धीरे जो है यूकैरियोटिक सेल्स आए। और कंपाउंड्स की भी बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स बने, प्रोटीन्स बने, आरएनए, डीएनए सब बना, लेकिन सबसे पहले आरएनए ही बना होगा ऐसा मानना जाता है, ठीक है। उसका कारण क्या है कि आरएनए जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे भी काम करता है, राइट। आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल ऑल्सो एज वेल एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब एंजाइम के तौर पर भी काम करता है आरएनए। तो आरएनए पहले आया होगा ऐसा माना जाता है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात कि आरएनए जो था वो ज़्यादा रिएक्टिव था या हम कहें अनस्टेबल था, इसलिए धीरे धीरे डीएनए जो है इट इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, और डीएनए क्योंकि ज़्यादा स्टेबल था तो धीरे धीरे डीएनए बिकेम द जेनेटिक मटेरियल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि पहले आरएनए आया था या डीएनए। तो आपका आंसर होना चाहिए कि आरएनए वाज द first genetic material. So that's all for today. Thank you.